वेरी गुड। चलिए, तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप रोटेशन, इसमें हम सबसे पहले क्रॉप का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले एग्रीकल्चर वर्ड जो है डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के टू वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? लैटिन वर्ड, टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। उसमें पहला है, एक एगर है और दूसरा है कल्चरा। क्या है? कल्चरा। यहाँ पर एगर का जो मीन्स है, एगर का मीन्स है सोइल से, और या फील्ड बोलेंगे इसको। एंड कल्चरा का जो मीन्स है वो कल्टीवेशन से है। किससे है? कल्टीवेशन से। और एगर का मीन्स किससे है? सोइल या फील्ड से है। ठीक है। क्रॉप्स एंड ऑल एक्टिविटीज आर ऑपरेट इन कल्टीवेटेड लैंड। तो देखिए, इसमें हम बहुत सारी ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम ऑपरेशन में जैसे कल्टीवेशन है, सोइंग है, ये सब ऑपरेशन आते हैं। और इसमें हम साथ में क्या करते हैं, फ्रूट प्रोडक्शन वगैरह जो है ये भी करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री है, इसको भी करते हैं। तो ये सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम इसमें करते हैं। आगे है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस। तो एग्रीकल्चर जो है एक प्रकार का कला और विज्ञान दोनों होता है, बोथ। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज एन आर्ट एंड साइंस, एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, बोथ है दोनों। ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन और है, तो डेफिनेशन में लिखा है द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले एग्रीकल्चर की तो क्या होगी? द कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, उसमें कल्टीवेशन करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। एन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन टू कवर प्राइमरी एम्स लाइक फूड रहता है। इसका जो उद्देश्य होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। प्राइमरी जो एम होता है, जैसे कि फूड वगैरह की पूर्ति करना, फाइबर जो है, फ्यूल वगैरह है, या ईटीसी है। बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज इज कॉल्ड इन एग्रीकल्चर। तो जितने भी पुराने जो रिसोर्सेज होते हैं उनका हम इसमें उपयोग करते हैं, और ये एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है। तो ये फुलफिल करता है फूड, फाइबर, फ्यूल, मनुष्य की जितनी भी जरूरी आवश्यकता है उनको, उनकी पूर्ति करता है। इसमें उदाहरण में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आएगा। यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन आता है, हॉर्टिकल्चर इसी के अंदर आता है। यहाँ पे क्रॉप वगैरह है, ये इसमें स्टडी करते हैं। हॉर्टिकल्चर में जो जितनी भी ऑर्चर्ड क्रॉप होती है, बगीचे वाली, उनको स्टडी करते हैं। एग्रोनॉमी में साइंटिफिक स्टडी करते हैं फील्ड क्रॉप का वगैरह का। पोमोलॉजी में फ्रूट जो है उसका स्टडी करते हैं। ओलेरिकल्चर में वेजिटेबल का स्टडी करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर की ब्रांच है या उसी में आएगा। मेडिसिनल प्लांट में जितने भी मेडिसिन क्रॉप है, मेडिसिनल, वो सब स्टडी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल से रिलेटेड स्टडी होगी, और पोल्ट्री में पोल्ट्री से रिलेटेड। एपीकल्चर मतलब होता है बी कीपिंग, और सेरिकल्चर मतलब होता है रेशम कीट का स्टडी होगा। वर्मी कल्चर में कैंचुआ वगैरह का स्टडी करते हैं हम। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर इनको हम बोलते हैं। ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही ये आते हैं, या इनको हम स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। इसमें अगला है एग्रोनॉमी क्या होता है। तो एग्रोनॉमी एज ए द टर्म एग्रोनॉमी इज कॉन्सिस्ट ऑफ टू ग्रीक वर्ड। तो एग्रोनॉमी जो टर्म है ये टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? टू ग्रीक वर्ड से। और यहाँ पर टू ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? एक है एग्रोज है, और एक है नोमोज है। ठीक है। और एग्रोज का जो मतलब होता है, वो एग्रोज का मीन्स होता है यहाँ पर फील्ड से। किससे होता है? फील्ड से या फार्म से। एंड नोमोज का जो मीन्स होता है, नोमोज मीन्स होता है टू मैनेज। क्या होता है? टू मैनेज या मैनेजमेंट से होता है। किससे होता है? मैनेजमेंट। तो कुल मिला के फील्ड का मैनेजमेंट या फार्म का मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी।
एग्रोनॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस की ही एक ब्रांच होती है एग्रोनॉमी, विच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, फेवरेबल जो एनवायरनमेंट है फील्ड को वो यूज करते हैं, और साथ में जो टेक्निकल साइंटिफिक मेथड होती हैं उनका भी यूज करते हैं, और इन सब चीजों का एक टाइमली अरेंजमेंट करके, और उसका हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना होता है, मतलब कम खर्च में ज्यादा मुनाफा या प्रोडक्शन लेना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसका, एग्रोनॉमी का। तो इसमें करते क्या है सर, इसमें सब चीज का टेक्निकल हम यूज करते हैं, सब चीज का ध्यान रखते हैं, पूरे टेक्निकल मेथड्स होती हैं। एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, किसी की क्रॉप की कल्टीवेशन करते हैं, तो उसमें सारी टेक्निकल मेथड का यूज करते हैं, टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं पानी का, सब चीजों का, पेस्टिसाइड का टाइम टू टाइम सब चीज करते हैं। और यहाँ का इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जो फार्मर है वो टेक्निकली नहीं कर रहे हैं फार्मिंग, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम पूरा फुल्ली टेक्निकल फार्मिंग यूज करते हैं, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और हम कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा फायदा या मुनाफा लेते हैं, उसी को हम एग्रोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स और क्वालिटी ऑफ बोथ, तो दोनों प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों का इसमें ध्यान रखा जाता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपने देखा होगा एग्रोनॉमी का ज्यादातर जो यूज है वो एक्चुअली में जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, जहां से नए नए जो बीज आते हैं, सर्टिफाइड सीड आते हैं या ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड आते हैं, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एज ए फार्मर से तो बहुत अच्छी होती है, फार्मर नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों का उसमें मैनेज किया जाता है, फील्ड को क्या किया जाता है, बहुत ठीक तरीके से टाइम टू टाइम मैनेज किया जाता है, इसलिए उनकी क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों ही फार्मर के कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। ठीक है, फार्मर इतना ध्यान नहीं रख पाता है कि कब दवाई डालना, वो तो लेट हो जाता है, दवाई डालने सोइंग में लेट हो जाता है, क्या कर लोगे भाई। कभी कभी हर फार्मर के पास जरूरी थोड़ी ना है कि मार्जिनल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उसके पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, वो तो इंतजार कर रहा है ना किसी का खाली हो तो मैं उससे रेंट से करवाऊं, टाइम ही निकल गया जब तक। हाँ, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो एग्रोनॉमी एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, आगे हम देखें तो एग्रोनॉमी का सबसे पहले स्टडी किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पीटर डेक्रेसेंजी। क्या नाम है, पीटर डेक्रेसेंजी। पीटर डेक्रेसेंजी ने स्टडी किया था, और इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, और उसी बुक में इन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी रिसर्च थे उसके बारे में लिखा था। उस बुक का नाम था इनका ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम। क्या नाम था, ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम। इसीलिए फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है पीटर डेक्रेसेंजी को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, तो पीटर डेक्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, और उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी ओपियस रूरेलियम कैमोड्रम। देखिए अगला हमारा है इसमें क्रॉप या फसल किसको कहते हैं, तो क्रॉप की डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले तो क्या होगी, ग्रोन अ ग्रुप ऑफ प्लांट टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स इज आल्सो नोन एज क्रॉप। मनुष्य की जरूरी या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पौधे या फसल के समूह को हम क्या बोलते हैं, फसल या क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप है किसका, ग्रुप ऑफ प्लांट, प्लांट का एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है किसकी नीड को, ह्यूमन की नीड को, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉप। ठीक है, समझ में आया क्रॉप की डेफिनेशन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्लासिफिकेशन है क्रॉप का, तो अगला टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेस पर हम इसमें क्रॉप का क्लासिफिकेशन किया गया है, अलग अलग बेस पर हम पढ़ेंगे। उसमें भी पहले नंबर हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के बेस पर फसलों का वर्गीकरण या क्रॉप का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सीजन के आधार पर क्रॉप कितने टाइप्स की होती हैं, सीजन के आधार पर क्रॉप्स जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। कितनी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है खरीफ क्रॉप्स, कौन सा होता है, दूसरा होता है रबी क्रॉप, कौन सा होता है, रबी क्रॉप, और तीसरा होता है जायद क्रॉप। क्या होता है, जायद। खरीफ क्रॉप का एक और नाम है, इसको हम रेनी सीजन से भी याद रख सकते हैं, और रबी क्रॉप को हम विंटर सीजन से भी याद रख सकते हैं, और जायद क्रॉप को हम किससे,
समर क्रॉप के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो खरीफ क्रॉप जो होता है, द खरीफ क्रॉप इज सोन, इसकी जो बुआई है वो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मानसून सीजन, तो मानसून के शुरुआत में या फर्स्ट मानसून जब आता है लगभग 1 जुलाई के समथिंग, 1 जुलाई या 15 जुलाई, सॉरी 15 जून, 1 जून या 15 जून, तो उस पर हम इसकी सोइंग कर देते हैं 15 जून से लेकर, इसका अगर आपसे सोइंग टाइम पूछ ले तो 15 जून जो रियल टाइम रहेगा, 15 जून से 15 जुलाई इसका रियल सोइंग टाइम रहेगा। और उसमें भी अगर देखा जाए तो जो लास्ट जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ठीक है, वो और ठीक टाइम रहेगा, ऑन एन एवरेज ये है, ठीक है। अब ये इसको हम मानसून सीजन या मानसून क्रॉप भी बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या है, मानसून क्रॉप। हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इनकी जो कटाई है फसलों की वो अक्टूबर मंथ में या अक्टूबर मंथ तक कर ली जाती है। लगभग 3 महीने का जो समय है इस क्रॉप में लगता है मैच्योर होने में, परिपक्व होने में, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, अक्टूबर है, क्या है, अक्टूबर में कटाई कर दी जाती है। द खरीफ क्रॉप टेम्परेचर रिक्वायर्ड 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है खरीफ क्रॉप को, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इनको चाहिए होता है। और जो खरीफ क्रॉप्स के अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती है खरीफ सीजन के अंदर, वो हम देखेंगे। तो उसमें है सोयाबीन है रेनी सीजन में, पेडी है खरीफ क्रॉप में, पेडी के बाद में ग्राउंड नट है, और इनके बॉटनिकल नेम होते हैं वो भी बताते ही चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सोयाबीन का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है, और ग्लाइसिन मैक्स के बाद में पेडी है, ये पेडी का बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा होता है। ग्राउंड नट का होता है ग्राउंड नट का अरेकिस हाइपोजिया होता है, क्या होता है, अरेकिस हाइपोजिया। कॉटन का होता है गॉसिपियम स्पीसीज, मेज का होता है जिया मेज होता है, जी मेज वो बोलते हैं। रेड ग्राम ये तुअर या अरहर है, केजेनस केजान होता है इसका बॉटनिकल नेम। मूंग को हम ग्रीन ग्राम भी बोलते हैं, इसका बिगना रेडिएटा इसका बॉटनिकल नेम होता है। उर्द का होता है बिगना मुंगो या फेसियोलस मुंगो। सोरगम का होता है सोरगम बाई कलर, और जूट का होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। सीसम का होता है सीसेमम इंडिकम। काउपी का होता है फेसियोलस वल्गेरिस, और यहाँ पर अल्फा अल्फा है। और ये ढेंचा का सस्वेनिया एक्युलिएटा होता है। सन हेम्प का क्रोटोलेरिया जंसिया। मेस्टा का इसको पटसन भी बोलते हैं, तो इसका भी होता है हिबिस्कस कैन्ना वाइनस, ठीक है। तो ये इनके बॉटनिकल नेम है, ये हम अलग से आपको बॉटनिकल वाले चैप्टर में डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। अभी आप इनके केवल नाम याद रख लें, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप में कौन है, सोयाबीन, पेडी, ग्राउंडनट, कॉटन, मेज, रेड ग्राम, मूंग, उर्द, सोरगम, जूट, सीसेमम, काउपी, अल्फा अल्फा, ढेंचा, सनहेम्प और मेस्टा ईटीसी, ये आपको मेन याद रखना। दूसरा हमारा इसमें है रबी क्रॉप। दूसरा सीजन की क्रॉप कौन सी है, रबी क्रॉप है। इसको हम विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं या विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। रबी ऑब्लिक विंटर क्रॉप और स्प्रिंग हार्वेस्ट क्रॉप इज सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इसमें अक्टूबर महीने में इसकी हार्वेस्टिंग क्या करती है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, बुआई होती है इसकी, सोन बुआई का टाइम अक्टूबर, देख इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम इसकी सोइंग होती है, ठीक है। तो अक्टूबर में इसकी सोइंग होती है, अक्टूबर से नवंबर में, लेकिन हार्वेस्टिंग होती है फरवरी टू मार्च। हार्वेस्टिंग कब होती है, हार्वेस्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मार्च, ठीक है। इसका भी रियल टाइम पूछे तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर रहेगा, ठीक है। 3 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ। इन दिस क्रॉप टेम्परेचर इसके लिए कितना रिक्वायरमेंट है, 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको चाहिए है फॉर ऑप्टिमम जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, मतलब ठीक तरीके से वृद्धि और अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, उगने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड सीजन कौन सा है, इसके एग्जाम्पल बचे हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल में है वीट है, इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिका मेस्टिवम। और इसके बाद में है ग्राम का बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरेटिनम। अब पी है, पी का मटर बोलते हैं, पाइसम सटाइवम है। बार्ले है, जौ, इसको हम ऑर्डियम बल्गेयर बोलते हैं। ऑट का है, इसको हम एविना सटाइवा बोलते हैं। मस्टर्ड ब्रेसिका कंप्रेस्टिस होता है। राई ब्रेसिका जंसिया होता है, ठीक है, जूनिसिया। लेंटिल है, एस्कुलेंटा है। सेफ्लोवर कुसुम लाइनम उसीटीसी से
सीमम और सनफ्लावर है, इसका हेलियंथस एनस होता है, और बरसिम का ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम होता है, ओपियम का अफीम बोलते हैं इसको, टोबैको का इसका बोटनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम है, लिंसीड का होता है, शुगर कैन साइसर एरिटीनम होता है, एंड ग्रीन पाउडर वगैरह जो है ये सब इसमें आते हैं। तो आपको केवल अभी तो ये इतना नाम याद रख लेना, व्हीट है, ग्राम है, पी है, बार्ले, ऑट, मस्टर्ड, राई, लेंटिल, सेफ्लॉवर, सनफ्लावर, बरसिम, ओपियम, टोबैको, लिंसीड, शुगर कैन एंड ग्रीन पाउडर, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला और लास्ट है उसमें थर्ड है हमारा जायद क्रॉप। कौन सा है? जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप मतलब गर्मी की फसलें, तो जायद या समर क्रॉप इज मेनली सोन 1 अप्रैल, इसका सोइंग टाइम क्या है? 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल। इन हार्वेस्टिंग हो जाती है कब? ये मई टू जून। कब हो जाती है? मई टू जून। रिक्वायर्ड वार्म वेदर, इसके लिए गर्म जलवायु चाहिए, मौसम चाहिए। फॉर मेजर ग्रोथ पीरियड एंड लॉन्गर डे लेंथ, और दिन की लंबाई ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए। तो फ्लावरिंग द ऑप्टिमम फॉर फ्लावरिंग, द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 30 से ज्यादा ही होता है, ठीक है, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड जर्मिनेशन के लिए, है ना। द लाइफ साइकिल इज शॉर्ट, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो शॉर्ट होता है, लगभग 2 महीने के अंदर, अप्रोक्सीमेट 2 मंथ में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बाकी की क्रॉप जो है 3 मंथ में कंप्लीट करती है, ठीक है। जनरली 2 से 2.5 महीने में आ जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप आती है, या कौन कौन सी क्रॉप है? तो मोस्टली इसमें जो क्रॉप आती है वो कुकुरबिटेसियस फैमिली जो होती है, वो सारी क्रॉप आती है। कुकुरबिटेसी फैमिली में हमारा ये जो कद्दू, ककड़ी, खीरा, लौकी, तोरई, करेला, ये सब चीजें इसमें आती हैं कुकुरबिटेस में, ठीक है। और इसके बाद मूंग भी हम ले सकते हैं इसमें, उर्द भी ले सकते हैं। ये तो ऐसा है, मूंग वगैरह तो हम तीनों सीजन में ले सकते हैं। सोरगम चरी वगैरह है, और मेज चरी है, ये भी सब इसके अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। जिनका लाइफ साइकिल कम होता है, 2 से 2.5 मंथ का होता है। ये हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है, ये बेस्ड ऑन सीजन बेस्ड था, वो कंप्लीट हो गया है। बेस्ड ऑन सीजन हो गया है। और इसमें एक नोट लगा है, तो ध्यान रखना आप, ये जो रबी है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप जो हैं, एंड मानसून, ये जो चारों चीजें हैं, चारों की चारों अरेबिक वर्ड हैं। कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं ये? इसीलिए आपको थोड़े अजीब से लगते होंगे, ठीक है। तो ये अरेबिक लैंग्वेज के हैं। किसके हैं? अरेबिक वर्ड। बाकी अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। कौन सा है? बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। तो जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के आधार पर फसलें देखते हैं। तो लाइफ साइकिल का मतलब है कितने ड्यूरेशन में वो पौधा अपना कंप्लीट कर रहा है लाइफ साइकिल, ठीक है। या सीड जब हमने सोइंग की थी उसकी सीड की, तो उससे फिर दोबारा से सीड कब प्राप्त हो रहा है हमको, उसको हम उसका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट काउंट करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो क्रॉप आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। तो बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल के आधार पर जो क्रॉप या फसलें हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। पहला है एनुअल क्रॉप, दूसरा है बाइनियल क्रॉप, और तीसरा है पेरेनियल क्रॉप, ठीक है। एनुअल क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप जो कि 1 ईयर के अंदर अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उनको एनुअल क्रॉप बोलेंगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जितनी भी हमने रबी, खरीफ, जायद की क्रॉप पढ़ी, वो सब 1 साल के अंदर ही अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही थी, वो सब की सब किसके में आएंगी? एनुअल क्रॉप में। इसके बाद दूसरा हमारा है बाइनियल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप मतलब 2 साल में जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, या 1 साल से ज्यादा में करती हैं, वो सब बाइनियल में आएंगी। तो कंप्लीट इन 2 ईयर ऑफ लेस टाइम, या उससे कम समय में करती हैं। तो इसमें एग्जांपल है ऑनियन का। किसका? ऑनियन को अगर आप प्याज बोलते हैं, और इसका सीड प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप बीज प्राप्त करेंगे तो इसमें ड्यूरेशन लगभग 2 साल लग जाती है। उसी प्रकार आप शुगर बीट जो होता है इसमें भी लग जाती है, और कॉलीफ्लावर, अगर इन सबका सीड प्रोडक्शन आप देखेंगे तो 2 साल का टाइम लग जाता है। इसीलिए ये हम बाइनियल क्रॉप में पढ़ेंगे। एंड शुगर कैन, इसको भी हम बाइनियल में रखेंगे, शुगर कैन को, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा पेरेनियल क्रॉप है। इसमें लंबा समय लगता है, 2 साल से ज्यादा भी लग जाते हैं, बहुत ज्यादा, या 2 या 2 से ज्यादा साल जब लगेंगे तो उसको हम पेरेनियल क्रॉप्स में काउंट करेंगे। मतलब 2 साल से ज्यादा जिस क्रॉप का लाइफ साइकिल होगा उसको पेरेनियल क्रॉप के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो लाइफ साइकिल कंप्लीट इन मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज्यादा इनमें ज्यादा में ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है फसलें। तो जनरली इसमें ऑर्चर्ड वाली जितनी भी फ्रूट प्लांट है या फ्रूट क्रॉप है, या सम ग्रासेस कुछ घासें भी होती हैं,
टेपियोका वगैरह, एस्पेरेगस है, ये सब जो है 2 साल से ज्यादा में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसलिए इनको हम पेरेनियल क्रॉप के अंतर्गत पढ़ते हैं या पेरेनियल क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए आपके, और तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस, मतलब आर्थिक महत्व के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। अब पहला है सीरियल क्रॉप्स है, अनाज वाली फसलें हैं। इन अनाज वाली फसलें जो जनरली होती हैं सीरियल क्रॉप, वो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स होती हैं। ठीक है, तो दीज आर मोनोकोट, एंड ये ध्यान रखना, ये जो है ये इनको हम सीरियल क्रॉप को मोनोकोट क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो सीड होता है वो 2 कोटिलीडन में डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इनको मोनोकोट भी बोलते हैं। और इनकी जो फैमिली या परिवार होता है उसको ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली बोलते हैं। नॉड्स एंड इंटर नॉड्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम, इनके जो तना या स्टेम होता है उसमें क्या होता है, नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। एंड लीव्स आर नैरो, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नैरो होती हैं, सकरी होती हैं। विथ पैरेलल वेनिएशन, मतलब कि जो पत्तियां हैं उनमें समांतर सिना विन्यास या पैरेलल बाइनेशन पाया जाता है। पैरेलल बाइनेशन, आपने गेहूं की जो पत्ती है लीफ देखी होगी, उसमें इस टाइप से पैरेलल क्या होता है, वेनिएशन उसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे है देयर सीड आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स होती है, रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट का। एंड द इन्फ्लोरेसेंस, इनका जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम, और ईयर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ईयर स्पाइक, इनकी जो स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम को या ईयर जो होती है बाली को स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक। इसके जो एग्जाम्पल हैं आप समझ रहे हो, सीरियल में कौन कौन आएगा, व्हीट आएगा, इसमें मेज आएगा, है ना, पेडी है, सोरगम है, पर्ल मिलेट, जो एक ही है, पर्ल मिलेट आएगा। ठीक है, इसके बाद बार्ले है, ओट है, कोदो है, कुटकी है, रागी है ना, रागी का एक और नाम मंडवा भी है, सांबा है, चीना या प्रोसो मिलेट है, काकुन भी है, ईटीसी, और भी बहुत सारी क्रॉप इसमें आती है, लेकिन मेन आप इतना ही याद रखना, वही काफी है। अगला है पल्स क्रॉप है। कौन सा है? पल्स क्रॉप। तो ये पल्स क्रॉप में इन दिस ग्रुप डाइकोट, ये डाइकोट होता है क्योंकि इनका सीड जो होता है वो 2 कोटिलीडन में डिवाइड हो जाता है। इनकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। कौन सी होती है? लेग्यूमिनेसी है। आर इंक्लूड, क्रॉप्स आर इंक्लूड, है ना, क्रॉप्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। ठीक है, एंड देयर लीव्स आर ब्रॉड, इनकी जो लीव पत्ती होती है वो चौड़ी होती है, एंड विद रेक्टिकुलेटेड वेनिएशन होती है। जैसे आपने देखा होगा चने वगैरह या सोयाबीन की जो पत्ती होती है वो कुछ इस टाइप से अलग अलग होती है, आपने देखा होगा ये। ठीक है, और इसकी पत्ती अलग ही थी। ठीक है, उसमें कौन सा था, कौन सा वेनिएशन था? पैरेलल वेनिएशन। ठीक है, हाँ। और ये कैसी होती है? रेक्टिकुलेटेड होती है, एक अल्टरनेट होती है। इसके एग्जाम्पल कौन है? सोयाबीन है इसका एग्जाम्पल, सोयाबीन है, फ्रेंच बीन, राजमा, काउपी, लोबिया, चिकपी, चना है, रेड ग्राम अरहर है, ब्लैक ग्राम इसमें उर्द को बोलते हैं, उर्द को ब्लैक ग्राम, और ग्रीन ग्राम यहाँ पे मूंग को बोलना है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इससे पहले इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक ठीक है, हालांकि ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी, ये तुम्हारा रिवीजन चल रहा है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में भी ले रहा हूँ। ठीक है, आगे है बल्कि अब और अच्छे से आ रहा होगा। अगला है, देखिए इसमें एक रिसर्च सेंटर है, IIPR बोलते हैं जिसको, अब पल्स हम पढ़ रहे थे तो इसलिए इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। IIPR का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। क्या होता है? पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर मौजूद है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में। दालों का रिसर्च सेंटर है। अब इसमें तीसरा हम देख रहे हैं आगे, ऑयल सीड क्रॉप। तीसरा इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में तीसरी क्रॉप कौन सी है? ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप ऐसी क्रॉप जिनसे हमको ऑयल की प्राप्त होता है उनको ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं। सच क्रॉप आर ग्रोइंग फॉर ऑयल, या जिनको हम ऑयल के लिए ग्रो कराते हैं, उगाते हैं। एग्जाम्पल क्या है जिनसे तेल बनता है? तो ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, सीसेमम है, सनफ्लावर है, साफ्लावर है, कुसुम है, रेपसीड है ना, तारा मीरा होता है, ये भी ऑयल सीड क्रॉप है, तोरिया है और नाइजर है, ये सब ऑयल सीड क्रॉप हैं। ठीक है,
अब ध्यान रखना, इस ऑयल सीड में दो प्रकार की ऑयल सीड क्रॉप आती हैं, होती हैं, एक होती है एडिबल और एक होती है नॉन एडिबल, मतलब एक खाने योग्य और एक खाने योग्य जो नहीं है। तो खाने योग्य जो नहीं है वो देखते हैं नॉन एडिबल क्रॉप कौन कौन सी है। तो कस्टर जो होता है और लिनसीड जो होता है, उसको अरंडी बोलते हैं, लिनसीड को अलसी बोलते हैं। तो ये दोनों का जो तेल होता है उसको हम खाने में यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, और बाकी का इनका हम उपयोग करते हैं खाने में। तो ये सारी की सारी किस्में थी हमारी एडिबल में आएंगी। किसमें आएंगी? एडिबल ऑयल क्रॉप में। ठीक है, नॉन एडिबल में आप दो याद रखेंगे, कस्टर और लिनसीड। अपन इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी इसकी वजह से अपन नहीं कर रहे। ठीक है, द येलो, आपके आपके डाउट रखना, द येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड। देखिए अब यहाँ पे येलो रेवोल्यूशन जो है, ये पीला जो है रेवोल्यूशन है, इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन। किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड प्रोडक्शन है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1986 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो येलो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ऑयल सीड प्रोडक्शन से। किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल भी येलो कलर का ही होता है, खासतौर पर सोयाबीन का देखा हो। देखिए आगे है, अगला क्रॉप है हमारा फाइबर क्रॉप। क्या है? फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप जिनमें रेसे पाए जाते हैं, जिनकी रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, वो सब इसमें आते हैं। रेसे जिनमें होंगे, इसमें कॉटन आएगा। कॉटन है, जूट है, सन हेम्प है, लिनसीड है, मेस्टा है, ढैंचा है और कोकोनट है इत्यादि। ये सब किसमें आते हैं? ईटीसी एक्सेट्रा फाइबर क्रॉप में आते हैं। लिनसीड फाइबर इज कॉल्ड फ्लैक्स। तो लिनसीड का जो रेशा होता है, फ्लैक्स होता है, फाइबर होता है, उसको फ्लैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैक्स। उसी प्रकार कॉटन फाइबर को लिंट कहा जाता है। कॉटन फाइबर को क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं, लिंट। ठीक है, एंड जूट फाइबर को क्या बोलते हैं? बास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट। अगला क्रॉप है हमारा शुगर क्रॉप्स। क्या है? शुगर क्रॉप, मतलब ऐसी क्रॉप जिनसे हमको शुगर प्राप्त होती है उसको हम शुगर क्रॉप बोलते हैं। इसके एग्जांपल है शुगर कैन आएगा इसमें, ठीक है, ग्रेप्स आएगा एंड शुगर बीट आएगा, चुकंदर है, और यहाँ पर क्या आएगा? सोरगम आएगा। ठीक है, ईटीसी। यूपी फर्स्ट इन शुगर कैन प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। याद रख लेंगे आप? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अगर आपसे वैसा क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा शुगर की इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? देखिए अगला क्रॉप है इसमें हमारा स्पाइसेस क्रॉप। क्या है? स्पाइसेस क्रॉप या मसाले वाली जो फसलें हैं वो हम देख रहे हैं। इसमें कोरिएंडर है हमारा, कोरिएंडर मतलब धनिया, टर्मरिक है ना, हल्दी है, क्यूमिन है, जीरा, फनेल को क्या बोलते हैं? हाँ, सौंफ, चिली है, जिंजर है, चिली मतलब मिर्च है, जिंजर मतलब अदरक है, गार्लिक लहसुन है, ऑनियन प्याज है, और फेनुग्रीक इसको क्या बोलते हैं? मेथी। ठीक है ये। फिर इसके बाद अगला हमारा है इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में नेक्स्ट क्रॉप है स्टिमुलेंट क्रॉप्स। कौन सी है? स्टिमुलेंट क्रॉप, या इसको नशीली या उद्दीपक फसलें भी बोलते हैं। इनसे थोड़ा सा नशा आता है। इसमें एग्जांपल कौन सा है? टी है, कॉफी है, ओपियम है, अफीम है, टबैको है, तंबाकू है, पोस्टू है, धतूरा है और भृंगराज है। ये सब किसमें है? स्टिमुलेंट क्रॉप में। इसके बाद हमारा लास्ट क्रॉप है इसमें इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में मेडिसिनल क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिनका यूज हम मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह बनाने में या औषधि के रूप में हम करते हैं, उनको हम मेडिसिनल क्रॉप्स बोलते हैं। इसमें सफेद मूसली है, सफेद मूसली, अश्वगंधा है। कौन सा है? अश्वगंधा है, मेंथा है, पुदीना, जिंजर है, अदरक है, और ओसीमम है, और सिट्रोनेला है, सिट्रोनेला है। इसके बाद लेमन ग्रास है। क्या है? लेमन ग्रास, खस ग्रास, सर्पगंधा है, ईस बगोल है, इटीसी। ये सब किसमें आएंगे? मेडिसिनल क्रॉप। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगला क्लासिफिकेशन जो कि हमको
पढ़ना है, ठीक है, जो कि हमको आज पढ़ना था। एक थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया मैंने आपको। अब हम आगे कर लें इसको कि कल करें, बताइए आप। कर लें, चलिए तो आगे अगला फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा क्रॉप का, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक यूज्ड। स्पेसिफिक यूज्ड के आधार पर हम फसलें देख रहे हैं, विशिष्ट उद्देश्य या विशेष उपयोग के आधार पर है फसलें। तो उसमें हम पहला देख रहे हैं कवर क्रॉप। कौन सा है? कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स किसको कहा जाता है? जैसे कि नाम से ही उसका स्पष्ट है कि कवर मतलब ये कहीं ना कहीं कवर करेगी किसको? सॉइल को। किसको? तो ऐसी क्रॉप जो कि सॉइल को ढक लेती है या कवर कर लेती है ताकि उसमें एयर और वाटर की वजह से उसका सॉइल का इरोजन ना हो। क्या ना हो? वो सारी क्रॉप कवर क्रॉप कहलाती है। क्या कहलाते हैं? तो देखिए लेग्यूमिनेसियस क्रॉप्स, ये भी लेग्यूमिनेसी की आती हैं। लगभग मोस्टली जो कवर क्रॉप होती हैं वो पल्सेस के अंतर ही आती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली में ही आते हैं। क्रॉप रेपिडली ग्रोन, जल्दी जल्दी एक तो ग्रो करती है एंड कवर कर लेती है द सरफेस एंड टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। किसको प्रोटेक्ट करती है? सॉइल इरोजन को कम कर देती है, रोक देती है या रोकती है, ठीक है। उदाहरण में आप मूंग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा झाड़ बनाती है, मूंग है, उड़द है, तो कवर लगभग ढक लेती है पूरा। आपने देखा होगा मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, बरसिम वगैरह है, लेग्यूमिनेसी से जितने भी मोस्टली जो क्रॉप है लेग्यूमिनेसी की दाल वाली, वो सब लगभग कवर क्रॉप के अंतर्गत आती है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। नोट लगा, कॉटन एंड मेज आर इंक्रीज सॉइल इरोजन। देखिए ध्यान रखना, ये जो आपको पता ही है, मेज तो कवर कहाँ है, तो लंबी लंबी जाती है, गैप काफी होता है, तो इरोजन तो ज्यादा होगा ही। ऐसे ही सेम कॉटन होता है। तो कॉटन एंड मेज जो दो क्रॉप है, ये क्या करती है? इंक्रीज कर देती है सॉइल इरोजन को, बढ़ा देती है। सो एल्सो कॉल्ड इरोजन परमिटिंग क्रॉप बोला जाता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? परमिटिंग क्रॉप्स। मतलब ये उनको बढ़ावा देते हैं, सॉइल इरोजन को क्या करती हैं? ज्यादा करा देती हैं या स्पीडली कराती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा बी है ग्रीन मैन्योर क्रॉप। कौन सा है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप। अगर ये आपको याद हो तो मैंने उसी दिन बताया था, ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप में ढैंचा और सनई ये क्या करते हैं? देखिए लेग्यूम क्रॉप, ये भी लेग्यूम क्रॉप होती हैं, ठीक है। ग्रोन इन द फील्ड, फील्ड में उगाते हैं जब हम इनको, तो एट एंड फ्लावरिंग स्टेज, जब जब फूल वाली अवस्था आती है, जब इनमें फूल आता है, तो ये क्या करते हैं? दे आर टर्निंग इनटू द सेम फील्ड। देखिए उसी फील्ड में हम क्या करते हैं? इनको दबा देते हैं। क्या करते हैं? फ्लावरिंग स्टेज पे इनको हम क्या करते हैं? जिस खेत में हमने उगाई है उसको, उसी खेत में या उसी फील्ड में हम उसको क्या करते हैं? काट के मतलब या कल्टीवेटर के माध्यम से उसी में दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? अब दो तरीके हैं, या तो आप उसी खेत में दबा दो, जब हम जिस खेत में इसको ग्रो कर रहे हैं उसी खेत में दबाते हैं, तो उसको, इसकी दो मेथड होती हैं, उसको बोलते हैं इन सीटू मेथड। क्या बोलते हैं? इन सीटू मेथड। और जब हम एक खेत में उगाते हैं लेकिन उसमें ना दबा के उसको दूसरी जगह ले जाके दबा देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू मेथड। क्या बोलते हैं? ये हम उधर ग्रीन मैन्यूर, जब मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर पढ़ाएंगे तब उधर डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आप याद रखना, ग्रीन मैन्यूर क्रॉप किसको कहा जाता है? कि एक प्रकार की लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, और इनको जब ये फ्लावरिंग स्टेज आती है तो फूल वाली अवस्था पे, अच्छा फूल वाली अवस्था पे इनको दब काट के या फोल्ड करके वहीं दबा दिया जाता है। और ऐसा दबाने से क्या होता है कि वो जो है बाद में कुछ समय बाद वो सड़ जाती है, सड़ने के बाद में वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का जो है पूर्ति करती हैं या मैन्यूर का काम करती हैं। तो अलग से हमको मैन्यूर पर खर्च नहीं करना होता है। या यूं कहें कि फ्लोवरिंग स्टेज पे ही इनको क्यों काट के दबा रहे हैं? तो फ्लोवरिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जब सबसे ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट मौजूद होता है, इसलिए हम फ्लोवरिंग स्टेज पे ही इसको दबाते हैं। समझ पा रहे हैं? इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है, और इसमें एक और ध्यान रखना, बाई मोल्ड ब्रॉड प्लाउ, मोल्ड बोर्ड प्लाउ, एमबीपी जो प्लाउ होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं? इसको खेत में दबा देते हैं, सेम फील्ड में दबा देते हैं। इसको हम क्या ग्रीन मैन्यूर क्रॉप बोलते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? सन हेम्प है। कौन है? सन हेम्प और ढैंचा। देखिए जो ग्रीन मैन्यूर क्रॉप है, ये मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ठीक है। तो इसके जो बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन मैन्यूर के लिए कौन है? सन हेम्प। सनई जो है, सनई है, देखिए सनई भी अच्छा ग्रीन मैन्यूर है। ढैंचा है, सनई ढैंचा है, क्लस्टर बीन है ना, ये इसमें मूंग भी आता है, उर्द भी अच्छा काम करता है, ठीक है। काउपी भी होता है। इसका मैं बता दूंगा। देखिए इसमें आगे देखिए ईटीसी एक्सेट्रा है।
इसका नाम मेरे को अभी बता दूंगा मैं, हिंदी क्या बोलते हैं। आगे है देखिए, राजमा है, राजमा को हम फ्रेंच बीन बोलते हैं। फ्रेंच बीन इज आ लेग्यूमिनस क्रॉप दैट इज नॉन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप। देखिए ध्यान रखना, एक चीज जो मैं बताना भूल गया हूँ वो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आप अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो जितनी भी पल्सेस या लेग्यूमिनेसियस फैमिली की जो प्लांट होते हैं या क्रॉप होती हैं, उनमें एक आप उनमें कभी चेक करना, उनकी जो रूट होती हैं, उस रूट में आप देखेंगे लगभग 15 दिन बाद सोइंग के, उसमें यहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स आपको, या उसके रूट में आपको छोटे छोटे नोड्यूल्स आपको बिंदु टाइप के दिखाई देते हैं। नहीं देखा तो कभी जाके देखना, या किसी किसी ने देखा हो। हाँ, नहीं नहीं, पल्सेस में होते हैं। तो नोडुल्स जो होते हैं, ये जो नोडुल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। तो ये जो नोडुल्स होते हैं, इन नोडुल्स के अंदर कौन पाया जाता है? राइजोबियम। बैक्टीरिया है ये। क्या है? बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये पल्सेस में ही पाया जाता है। या पल्सेस की जो रूट है उनकी नोड्यूल्स में गठाने पाई जाती है छोटी छोटी, उनमें पाया जाता है। और इसका एक ही काम होता है, जो इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन है एनवायरमेंट में, उसको फिक्सेशन करना। तो ये पकड़ पकड़ के नीचे फिक्सेशन करता रहता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया है कि जितनी भी पल्सेस क्रॉप है, इनमें नाइट्रोजन की कम जरूरत होती है, क्योंकि ये इनमें तो बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? तो इसीलिए आपने देखा होगा जनरली लेग्यूम क्रॉप जितनी भी होती हैं या पल्सेस होती हैं, उनमें यूरिया वगैरह जो है या नाइट्रोजन का सोर्स कम लगता है एज कंपेरेटिवली सीरियल क्रॉप। आपको पता है? हाँ, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑलरेडी पहले से ही कर लेता है या करता रहता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। वैसे तो जनरली जितनी भी या मोस्टली जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती हैं, जनरली वो सब में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। लेकिन एक आध एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो राजमा जो है इसे एक प्रकार की लेग्यूम क्रॉप है, लेकिन दैट इज नॉन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक एक्सेप्शन है कि लेग्यूम होने के बाद भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। समझ पे आ रहा है? बिकॉज राइजोबियम बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रूट। मतलब क्योंकि इसकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता। आने दो, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है? तो ये एब्स्ट्रैक्शन आप याद रखेंगे राजमा का। अगला क्रॉप है, देखिए अगला देखते हैं। ये राजमा याद रखेंगे आप, और उसी का अगर आप अपोजिट ले लें, मन ही लग गया क्या? उसका अगर अपोजिट देखें तो एक क्रॉप और होती है, मैं आपको बता दूं, जिसको हम ढैंचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढैंचा का एक स्पीसीज होता है जिसका नाम होता है ससवेनिया रोस्ट्रेटा। रोस्ट्रेटा ये एक स्पीसीज होती है ढैंचा की। ये रोस्ट्रेटा में क्या होता है, एक तो रूट में तो नोड्यूल्स है ही, राइजोबियम है ही, साथ में स्टेम पे भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये डबल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी क्रॉप करती है, तो ढैंचा, और उसमें भी कौन सी उसकी स्पीसीज ससवेनिया रोस्ट्रेटा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है? और ये एफ सेक्शन भी आप याद रखेंगे। एक तो ये डबल वाला एक नया है कि भैया उसके स्टेम में भी तो ज्यादा कर रहा है, और एक ये है कि पल्सेस होने या लेग्यूम होने के बाद भी नहीं कर रहा है। कौन है वो? राजमा है। क्यों नहीं करता है? रीजन क्या है? क्योंकि उसकी जो रूट है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, या नहीं पाया जाता। अगला क्रॉप है इसमें बेटा ट्रैप क्रॉप। क्या है? ट्रैप क्रॉप। ट्रैप मतलब होता है, आप जानते हैं ट्रैप मतलब समझते हो? हाँ, जाल। देखिए, द ट्रैप क्रॉप इज ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप टू अट्रैक्ट द हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेन क्रॉप कॉल्ड ट्रैप क्रॉप। मेन क्रॉप आर है, ये यहाँ पे स्पेस है, आर कॉल्ड ट्रैप क्रॉप। देखिए क्या होता है, ट्रैप क्रॉप किसको बोलते हैं? जब हम खेत में मान लीजिए आपने लगा दिया, क्या कॉटन लगा दिया, क्या लगा दिया?
कॉटन अपने मेन क्रॉप के रूप में, यहाँ अच्छे से समझिएगा, मेन क्रॉप ले रहे हैं आप। क्या ले रहे हैं? मेन क्रॉप क्या है? कॉटन। कॉटन में एक इंसेक्ट लगता है रेड बग। कौन सा लगता है? अब वो इंसेक्ट इसको बहुत भयंकर खाता है, लेकिन उस इंसेक्ट से आप अगर मेन क्रॉप जो कि आपकी कॉटन है, इसको आप बचाना चाह रहे हैं, तो आप क्या, अब उसके लिए क्या करते हैं हम? अब उसका फेवरेट भोजन है भिंडी। क्या है? भिंडी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, खाने में उसको अच्छी लगती है। तो आप एक काम करिए, इस कॉटन के बाहर एक राउंड में बॉर्डर पे आप क्या कर लेंगे? भिंडी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अब देखिए, मेन क्रॉप अंदर है, यहाँ पे एडिशनल क्रॉप लगा दी हमने, कौन सी? भिंडी, या लेडी फिंगर भी बोलते हैं। तो अब क्या होगा? ये जो इंसेक्ट आएगा रेड बग, कौन आएगा? अब ये रेड बग को तो भिंडी तो इसका फेवरेट है, और वही इसको मिल गया, तो ये यहाँ का रास्ता भूल जाएगा कुछ समय के। ये इसमें ही लगा रहेगा, मजा आ गया, भिंडी मिल गई, और भिंडी को खाने में ही लगा रहेगा, और 2-1 महीने इसमें ही अपन स्पेंड कर देंगे। 1-आध महीना जब वो आता है, 1-आध महीने के लिए आता है, तो ये इसमें ही लगा रहेगा, तो यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाया मेन क्रॉप, तो उसको तो नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका मतलब भिंडी ने इसको ट्रैप कर लिया, या आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। समझ में आ रहा? और उस आकर्षण की वजह से हमारा मेन क्रॉप बच गया। समझ में आ रहा है? तो आई होप ये ट्रैप क्रॉप समझ में आ रहा हो। यही कह रहे हैं कि द ट्रैप क्रॉप इज ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप के अराउंड में जब हम इसको लगाते हैं, और टू अट्रैक्ट, ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है द हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट। जितने भी हार्मफुल, हानिकारक इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनको क्या कर लेता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है? ऑफ मेन क्रॉप आर कॉल्ड ट्रैप क्रॉप, जिससे मेन क्रॉप हमारी बच जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। ये जो अट्रैक्ट किया ट्रैप, तो यहाँ पर कॉटन में भिंडी कैसा होगा? ट्रैप क्रॉप होगा। कौन होगा? ट्रैप क्रॉप। समझ में आ रहा है? ऐसे कई एग्जांपल हैं, और भी आप देख सकते हैं, जैसे मस्टर्ड इज ग्रोन अराउंड द कैबेज। मस्टर्ड के अराउंड में हम किसको लगा देते हैं? कैबेज को। तो ये मस्टर्ड के इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेता है, पेस्ट को। टू कंट्रोल डीबीएम होता है, डायमंड बैक मॉथ। फुल फॉर्म क्या होता है? डायमंड बैक मॉथ। और इससे कंट्रोल कर लेता है। फिर कॉटन रेड बग इज ट्रैपिंग बाई ग्रोइंग भिंडी। ठीक है, तो ये इससे कंट्रोल हो जाता है कॉटन में। ठीक है, अराउंड द शुगर कैन। क्या कुछ गलत हो गया क्या? भिंडी अराउंड द शुगर कैन, शुगर कैन के अराउंड में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भिंडी क्या करता है? ट्रैप क्रॉप का काम करता है। तो समझ में आया? हिंदी में इसको बोलेंगे कीट जाल। क्या बोलेंगे? कीट का एक ट्रैप है, ट्रैप क्रॉप। ठीक है, इंसेक्ट ट्रैप क्रॉप भी बोलते हैं। तो इंसेक्ट को ये आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ, और जो मेन क्रॉप है उसको बचाने का एक अच्छा तरीका है, बेवकूफ बनाया जाता है। अगला है उतेरा क्रॉप। क्या है? उतेरा क्रॉप। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा रे, ये तो लंबा है। हा? अच्छा खासा। तो बताओ कितना खासा करना है? आगे करना है? कर लें आगे। चलो, इसको खत्म ही करना पड़ेगा, बीच में छोड़ भी नहीं सकते हैं। देखिए, उतेरा क्रॉप या पायरा क्रॉप। क्या है? उतेरा या पायरा क्रॉप। तो पगला गया कि कौन है? बहुत शानदार। उठा नहीं रहे हैं, फिर भी लगे।